अगर आपको सच में पैसिव इनकम क्रिएट करना है, इक्विटी शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी. What should be the priority? यू कैन लुक फॉर जितना मैं कमा रहा हूँ उसका 60% मेरे को वहीं से आ जाता है. And क्या आप उसको किसी beginner investor को suggest करोगे? But there is a DIY investor, उनके लिए क्या सिस्टम उन्हें क्रिएट करना चाहिए to have a good, well diversified portfolio? आज के टाइम में ना इंडिया पूरे वर्ल्ड की मार्केट कैप का हार्डली 4-5% है. मोस्ट ऑफ दोज टीम्स जो एक्चुअली में अभी वर्क कर रही है, फॉर एग्जांपल AI, हमारे पास ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं. आपको ये सोचना है कि आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितनी स्कीम्स का हो सकता है. एंड माई आंसर इज नॉट मोर देन 5 स्कीम्स. बट आई हैव सीन मेनी पीपल 2 साल 3 साल SIP कंटिन्यू करते हैं, मार्केट ग्रीन में है, सब अच्छा है, जैसे मार्केट रेड में आती है बेच के निकाल देते हैं. अगर वही बंदे ने 2 साल और होल्ड किया होता ना, ग्रीन होता. Hi Harsh, thank you so much for coming here and giving us your time. When we were talking पहले, you mentioned that you started working at 17 years old because आपके ऊपर कुछ family की responsibilities थी, and आपने बताया था that you were a teacher, then you got into a stockbroking business, now you're a content creator. तो you cracked the multiple income sources वाला जो system है काफी पहले. What was that journey like? So see what happens, let's say मैंने काम करना शुरू किया था around at the age of 17 and because I was teaching तो हमारा ना calculation per hour basis पे होता था. तो earlier that days maybe around आज से करीब 12 साल पहले, तो आई यूज टू गेट अराउंड 100-150 रुपीज पर आवर. तो मैं ये सोचता था कि भाई मैं दिन में 4 घंटे काम कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग अराउंड 500-600 रुपीज. 10 घंटे काम कर लूंगा तो यार दिन का 1500 रुपया मिल जाएगा. एंड दैट वाज अ गुड नंबर एट दैट टाइम. फिर ऐसा लगता था यार मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दे, यार महीने का 45,000 मिलेगा. ऑफ कोर्स बट दैट वाज नॉट जेन्युइनली पॉसिबल क्योंकि आपको हर बार काम नहीं मिलता है. सो देयर आर सम ब्लैंक डेज एज वेल. तो ऑन एन एवरेज आई यूज्ड टू कैलकुलेट कि यार करीब 25-30 हजार रुपया ना महीना में कमा सकता हूँ. बट of course it's a tiring job. आपको हर बार जाना है, sometime you have to wake up too early क्योंकि आपको पहले प्रिपेयर करना है ना. 7 बजे लेक्चर है बट you have to prepare early. So I was like कि भाई पैसा तो बन रहा है बट मेरे को ना ये पैसा पैसिवली कमाना है. एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि कुछ ऐसा बनाता हूँ जिससे ये 30,000 रुपीज व्हाट आई एम अर्निंग मंथली, मे बी नॉट एग्जैक्ट नंबर बट अराउंड दैट, वो ना पैसिवली आना चाहिए. सो नाउ आई कैलकुलेटेड कि भाई जनरली इफ आई एम अर्निंग अराउंड 10-12% पर एनम मंथली, 1% जनरली हम लोग गिनते हैं ऐसे कैलकुलेशन में, तो 30,000 रुपए कमाने के लिए मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए. एंड यू नो दैट बिकम्स लाइक अरे बाप रे, इतना कमाने के लिए तो यार आई हैव टू वर्क अ लॉट. मतलब 8-10 साल लग जाएंगे जो रेट से मैं अभी चल रहा हूँ उस हिसाब से. सो आई वाज थिंकिंग टू बिल्ड समथिंग which can give me a passive income. Okay. I was also in trading and investing, so I always see broking as an income. क्योंकि आज जो भी ब्रोकर है, let's say any big broker, सारे लोग हमारी ब्रोकिंग इनकम से पैसे कमा रहे हैं. वेदर वी आर इन प्रॉफिट और लॉस, बट हम ट्रेड कर रहे हैं, बट दे आर मेकिंग मनी. बट हाँ, आई वाज थिंकिंग कि अर्लियर दैट डेज इफ आई कैन बिल्ड अ बिजनेस अराउंड ब्रोकिंग लाइक अ सब ब्रोकिंग कॉन्सेप्ट, तो यार मेरे को भी साइड में पैसा मिलता रहेगा. सो एट दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि भाई कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं. ऑफ कोर्स मैं तो बहुत छोटा था, इमीडिएटली आइडिया नहीं आया था, बट इवेंचुअली व्हेन आई वाज अराउंड 1920, 2017 की बात है, तब सब ब्रोकरशिप मॉडल होता था. अभी AP मॉडल हो गया, सेबी हैज चेंज द रूल. तो तब मेरा गोल ये था कि ये सब ब्रोकिंग मॉडल में आई शुड ब्रिंग दैट मेनी क्लाइंट्स जिससे मेरे को मंथली ना 30,000 का ब्रोकरेज इनकम आ जाए. एंड देन आई विल रिटायर. सो वहां पे मेरे को लग रहा था आई शुड स्विच, कब तक एक्टिवली काम करेंगे. वहां से मेरे को ब्रोकिंग बिजनेस का आइडिया है. देन आई स्टार्टेड इट अराउंड, ऑफ कोर्स बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट, तो अराउंड 1.5 साल तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं. बिकॉज आज से 12 साल पहले आप अगर किसी को शेयर मार्केट बोलते थे ना, तो लोग सोचते थे अरे भाई ये तो पैसा डुबा देगा, विच इज वेरी अ डिफिकल्ट टास्क. एंड शायद 2-2.5 साल बाद वो पीरियड आया जब आई वॉज एबल टू जनरेट अराउंड 30,000 रुपीज पैसिव फ्रॉम ब्रोकिंग. बट तब तक हमारे गोल्स बदल जाते हैं. आज हम सोच रहे हैं कि भाई इतना पैसा होना चाहिए, लेकिन जब उतना पैसा बनेगा देन आवर गोल्स चेंज. सो इवेंचुअली ऑफ कोर्स ब्रोकिंग बिजनेस से अच्छा पैसा बनने लगा था, बट देन आई रियलाइज कि यार ये पैसा तो कम पड़ रहा है. देन आई डिसाइडेड टू स्विच टू अदर बिजनेसेस. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस से पैसिवली पैसे आ रहे थे, आई वाज एबल टू टेक दैट रिस्क. अदरवाइज आज भी बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो थिंकिंग अरे आई कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बट जॉब भी करनी है.
सो दे आर नॉट एबल टू टेक दैट रिस्क. सो जब आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट होती है ना, तो आपको एक लिबर्टी मिलती है दैट यस यू कैन टेक रिस्क, बिकॉज आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है दैट कुड बी टेकन केयर बाय दिस इनकम. सो एक्चुअली मेरे को पैसिव इनकम ने हेल्प किया है अपने आप को बिल्ड करने के लिए. बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था टू द स्टॉक मार्केट? या सो दैट स्टोरी इज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग एंड स्कैरी, क्योंकि यू नो आई एम गुजराती, तो हम लोग को गुजराती लोग को ना पहले से बचपन से ऐसा लगता है कि यार शेयर मार्केट में ही पैसा कमाएंगे. इफ यू विल सी लोग उसी के अराउंड चलते हैं. तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 16, जब एक्चुअली में अलाउड ही नहीं था. मतलब माइनर को डीमैट अकाउंट ऑपरेट करना वाज नॉट अलाउड एक्चुअली. बट हमने क्या किया, मैं बोला यार मैं तो कर नहीं सकता हूँ, मम्मी के नाम पे मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया था. आई रिमेंबर आई ओपन द ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट विद सम मनी. अब बहुत डिफिकल्ट था, मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर आज के टाइम में भी लोग पैसे डालने के लिए डरते हैं. मैं तो आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब 12-13 साल पहले पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि मेरे तो पैसे नहीं थे. सो ऑफ कोर्स माय फादर वाज रनिंग अ बिजनेस, आई वाज हेल्पिंग देम. उनका एक फुटवेयर बिजनेस था, सो आई वाज हेल्पिंग देम. तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए. आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी, मुझे कोई घूमने नहीं जाना है, बट आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. उनको रिलेटिव्स ने डरा दिया था कि नहीं नहीं शेयर मार्केट में पैसे मत डालने देना, पैसे डूब जाएंगे सारे. बट आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मुझे सीखना है, मुझे देखना है. तो हमारे घर पे कंप्यूटर था. आई डिसाइडेड कि भाई अपन कंप्यूटर पे थोड़ा रिसर्च करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. सो आई सीन कि यार एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑनलाइन. पेरेंट्स को कन्विंस किया. आई स्टार्टेड विद अराउंड 30,000 रुपीज ऑफ कैपिटल. एंड लकीली उस वक्त हम जो आईपीओ लगा रहे हैं ना, अलॉटमेंट लग जा रही है. सो और आईपीओ में जीएमपी अच्छे होते थे 35-40% का, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर थे ही नहीं. सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर ना सब्सक्रिप्शन बहुत लो होता था. तो जो आईपीओ में पैसे लगाओ अलॉटमेंट मिल जा रही है. जो शेयर्स खरीद रहा हूँ 2-4 दिन में कुछ अच्छी न्यूज आ जा रही है, ऊपर आ रहा है. सो यू कैन से बिगिनर्स लक, जनरली सबके साथ होता है ऐसा, बिगिनर्स लक. सो अराउंड 6 महीने के अंदर अंदर आप समझ लो वो 30,000 रुपए ना 1 लाख बन गए थे. वाओ, ओके. बट यू नो फिर थोड़ी सी ग्रीड आती है, लालच आ जाती है कि भाई अभी इतना पैसा बना है तो 1 लाख से 2 लाख बनाएंगे, 2 से 4, 4 से 8 एंड आई एम कमिंग. बट एक्चुअली में ना मुझे कुछ आता नहीं था. एट द एज ऑफ 16 मुझे ना फंडामेंटल आ रहा था ना टेक्निकल आ रहा था. आई वाज जस्ट लाइक कि भाई रैंडमली कोई भी स्टॉक खरीद रहे, न्यूज़ देख रहा हूँ सीएनबीसी पे जो आ रहा है, भाई फलाना स्टॉक की न्यूज़ आ गई, लेट्स बाय इट. कोई अच्छा आईपीओ दिख रहा है, बाय इट. 1 लाख रुपए होने के बाद मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था ना, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इंट्राडे. मतलब विदाउट नोइंग एक्चुअली कि इंट्राडे में कितना बड़ा रिस्क होता है, आई स्टार्टेड डूइंग इट. ओके, एट दैट टाइम द मार्जिन वाज 40x. सो आज जो सेबी ने रूल्स चेंज करके रखे हैं, एवरी ब्रोकर कैन गिव यू नो मैक्सिमम 4x मार्जिन, उस टाइम पे 40x का लेवरेज मिलता था. सो 1 लाख रुपए को मैंने एक दिन के अंदर 10,000 कर दिया था. I took a trade and that went wrong, of course. मतलब ट्रेडिंग में जो होता है, बट ना तो ट्रेडिंग की कोई साइकोलॉजी थी, ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखा था. माय पेरेंट्स वर लाइक शॉक्ड. मैंने बताया नहीं था ऑफ कोर्स, बट शक्ल से समझ में आ रहा था. सो अभी तक तो बता रहा था 30,000 का. हाँ, मतलब हर रोज बता रहा था मैं. एवरी डे आई वाज सेइंग यू नो आई मेड दिस मनी, आई मेड दैट मनी. नाउ आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग. तो ऐसे ही पूछ रहे थे पापा क्या हुआ ना, हाँ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अभी मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा है. I decided that I can recover. I again started trading with that 10,000 intraday. क्योंकि अभी इतना पैसा बनाना है, I don't have that patience. You know, अभी मेरे को फिर से 1 लाख पे पहुंचना है. That is generally what we call it as revenge trading. Okay. 10,000 से स्टार्ट किया, अगले दिन 11,000, 12,000, 6,000. Again हो जाएगा, हो जाएगा. Again, I started trading 6,000 से, you know, 6,500 और 7,000. You know, ऐसे टाइम पे होता क्या है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने लगते हैं और लॉसेस काटते ही नहीं है, अनलेस वो 3:15 बजे ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है. ऐसे करते करते 6,000 से 3, 3 से 2, 1 एंड 0. और पेरेंट्स बहुत चिल्लाए. ऑफ कोर्स एज अ कोई भी होता, मतलब मैं भी होता तो मेरे बच्चे पे थोड़ा मतलब शायद हाथ भी उड़ जाता. बट माय पेरेंट्स मतलब यू नो कि पहले ही बोला था तुम्हें, ये सब में ऐसा ही होता है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये है. बट बैक ऑफ द माइंड में हमेशा सोचता था कि यार अगर मार्केट इतना ही बुरा होता तो क्या पहले 30,000 से 1 लाख बनता? ऑफ कोर्स नॉट. कुछ तो है. एंड हम हमेशा न्यूज में भी सुनते थे, यू नो, राकेश झुनझुनवाला मेड दिस मच, समवन एल्स इज मेकिंग यू नो crores of rupees. तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मैं बना सकता हूँ, बट कुछ कमी है. आई रियलाइज के मार्केट बुरा नहीं है, बट एक्चुअली शायद मैं ही बुरा. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केट. देन आई स्टार्टेड लर्निंग अराउंड, मैंने 1.5 साल दिया था NSE के
NISM के जो कोर्सेज होते थे, ऑफ कोर्स दे डोंट टीच एनीथिंग, दे जस्ट सेंड यू द PDF, आप पैसे भरो, PDF भेजते थे, यू जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. बट लकीली आई हैड दी डीमैट अकाउंट का ID पासवर्ड, तो आई वाज ट्राइंग एवरीथिंग. पैसे तो थे नहीं, बट चेक कर रहा था भाई ये जो बुक में लिखा है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, यू नो, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड एवरीथिंग. सो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी थी, एंड आई डन ऑलमोस्ट अराउंड 13 to 14 सच सर्टिफिकेशंस फ्रॉम NCFM. ओके. सीखने के बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को थोड़ा बहुत आता है. एंड देन व्हेन आई टर्न्ड 18, क्योंकि अब पेरेंट्स तो पैसे देने वाले नहीं थे, आई अगेन स्टार्टेड विद 25,000 कि भाई करना तो है. लॉस मार्केट में हुआ तो वसूली भी मार्केट से ही करेंगे. सही बात है. थोड़ा पेशेंस था इस टाइम, थोड़ी नॉलेज भी थी, बिकॉज मैंने फंडामेंटल टेक्निकल सीखे थे, एंड आई वाज वेरी मतलब प्रिपेयर्ड कि यार जो मिस्टेक पहले की है वो नहीं करनी है यार. इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे नहीं. थोड़ा ट्रेड किया, थोड़ा इन्वेस्ट किया, gradually I built it to again 1 lakh rupees within a year. And then I got that confidence कि भाई मेरे को मार्केट समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार लक नहीं था. So बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस आया, एंड एट द एज ऑफ 19 I started that सब ब्रोकिंग बिजनेस कि भाई अगर मैं पैसा बना रहा हूँ तो सबको बना के दे सकता हूँ. So that was how I started about stock broking business. Okay. And you know, for a regular DIY investor, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का सबसे जो एक्सेसिबल तरीका वो है ही म्यूचुअल फंड्स, राइट? करेक्ट. सो लेट्स से दैट देयर इज अ DIY इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके लिए क्या सिस्टम उन्हें क्रिएट करना चाहिए टू हैव अ गुड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? सो यू नो, आई मेट अ पर्सन जो फ्लेक्स कर रहा है हैविंग 23 म्यूचुअल फंड्स इन हिज पोर्टफोलियो. ओके. एंड ही इज टारगेटिंग टू क्रिएट अराउंड 35 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पोर्टफोलियो. जो अच्छा NFO आता है उसमें पैसे लगा दे रहा है, जो अच्छा NFO आ रहा है उसमें पैसे लगा दे रहा है, किसी ने कुछ बोला कहीं पे कुछ सुना और पैसे लगा दे रहा है. सो जितने भी लार्ज कैप फंड्स हैं इंडिया में, उसमें से ऑलमोस्ट 55% होल्डिंग इज सेम. वेदर इट इज HDFC का लार्ज कैप, वेदर इट इज ICICI का लार्ज कैप और एनी अदर लार्ज कैप, सबका मिला जुला करना 50-55% होल्डिंग सेम है. बिकॉज सेबी रूल के हिसाब से वही लार्ज कैप कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो माय क्वेश्चन इज, आप 4 या 5 लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में डाल के डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? तो ओवरलैपिंग हो गया. करेक्ट. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो ना, आपको ये सोचना है कि आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितनी स्कीम्स का हो सकता है. एंड माय आंसर इज नॉट मोर देन 5 स्कीम्स. Okay. Of course, I might be wrong at that time, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो 15-20 म्यूचुअल फंड होंगे ना, तो कोई एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, सो इट विल बैलेंस आउट. अगर ओवरऑल लार्ज कैप इज परफॉर्मिंग गुड, सो एनी लार्ज कैप फंड विल गिव ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न. 1-2% का डिफरेंस आएगा. सो माय क्वेश्चन इज, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 20 years, नेक्स्ट 30 years, हाउ यू नो विच लार्ज कैप फंड विल परफॉर्म? इवन AMC विल नॉट नो कि भाई अगले साल मेरा फंड अच्छा परफॉर्म करने वाला है. सो आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाओ. सारे के सारे म्यूचुअल फंड जनरली अलग होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 1 लार्ज कैप इन योर पोर्टफोलियो जो कि आपको ग्रोथ ज्यादा नहीं देगा बट स्टेबिलिटी देगा. सेकेंडली, आप एक मिड कैप फंड रखो. मिड कैप फंड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि मिड कैप में पोटेंशियली ज्यादा है. दे हैव अ बिजनेस व्हिच इज प्रूवन, जो उनको मिड कैप तक लेके आया है. दे आर नॉट न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, ऑफ कोर्स. तो मिड कैप फंड आपको डेफिनेटली रखना चाहिए, और हमारे जैसे यंग इन्वेस्टर्स को मिड कैप में थोड़ा एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का फायदा मिल सके. थर्ड, आई ऑलवेज सजेस्ट एक फ्लेक्सी कैप फंड रखो, या फिर कोई ऐसा फंड रखो जिसका ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन. बिकॉज आज के टाइम में ना, इंडिया पूरे वर्ल्ड की मार्केट कैप का हार्डली 4-5% है. एंड मोस्ट ऑफ दोज टीम्स जो एक्चुअली में अभी वर्क कर रही है, फॉर एग्जांपल AI, हमारे पास ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं. सो इफ आई एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट इन AI, आई एम अनेबल टू इन्वेस्ट, बिकॉज मैं इंडिया में बैठा हूं और मैं सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं. मेरे को वही बैक टू जीरो मैन्युफैक्चरिंग थीम में पैसे लगाने पड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में पैसे लगाने पड़ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. अगर मेरे पास ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है, गवर्नमेंट अलाउड कर रही है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है, ऐसी बहुत सारी सिस्टम है जो ये प्रोवाइड कर रही है, देन व्हाई नॉट. देन फोर्थ कम्स स्मॉल कैप, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बट दैट कम्स विद वेरी हाई वॉलिटिलिटी. बिकॉज जब मार्केट क्रैश होता है सबसे ज्यादा वही गिरता है. सो अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो रखो, नहीं है रिस्क एपेटाइट तो मत रखो. बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल 2 साल 3 साल
SIP कंटिन्यू करते हैं, मार्केट इज गोइंग गुड, ग्रीन में है, सब अच्छा है, जैसे मार्केट रेड में आती है बेच के निकाल देते हैं। दे लॉस्ट 3 years का पीरियड, 3 साल के जो रिटर्न्स थे, क्योंकि मार्केट गिरा अब लॉस में बेच दिया। अगर वही बंदे ने 2 साल और होल्ड किया होता ना, ग्रीन होता। बट पेशेंस नहीं है, तो आई ऑलवेज से कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ही स्मॉल कैप में पैसे डालो, मिनिमम 10 से 15 साल। एंड द लास्ट वन इज लिक्विड फंड, जो इमरजेंसी फंड के लिए आपको रखना चाहिए, बिकॉज यू मे रिक्वायर सम इमरजेंसी फंड एनी अदर डे, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ओके, एंड क्या आप इन्वेस्ट रीट्स और ये जो जितनी भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज और इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या आप उसको किसी बिगिनर रिटेल इन्वेस्टर को सजेस्ट करोगे? सी, एज अ बिगिनर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपके पास क्या ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए? लेट्स से समवन कम्स इन विद 10,000 20,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट, उनके पास क्या ऑप्शन है? नंबर 1, डायरेक्ट शेयर्स, जो आज बहुत कॉमन हो गया, लोगों को लगता है डीमैट अकाउंट खोलो, कोई भी शेयर्स खरीद लो, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। सेकेंडली, दे विल स्टिल थिंक कि भाई चलो यार मैं डिविडेंड वाले स्टॉक ले लेता हूँ, बिकॉज दैट काइंड ऑफ कंटेंट इज एक्चुअली गोइंग वायरल, कि भाई मेरे को डिविडेंड से इतना पैसा मिल जाएगा, लेट्स बाय डिविडेंड स्टॉक। बट ऑनेस्टली, डिविडेंड इज नॉट द ओनली ऑप्शन टू अर्न पैसिव, बिकॉज डिविडेंड इज वेरी वेरिएबल। किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा डिविडेंड देगी, किसी साल कंपनी को प्रॉफिट कम हो गया या उनके कोई अदर प्लान्स है तो ऑफ कोर्स डिविडेंड कम हो जाएगा। एंड ऑन एन एवरेज, इफ यू विल बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ डिविडेंड स्टॉक्स, नॉट ओनली वन स्टॉक बट अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, आप कितना डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो? नॉट मोर देन 5 to 6% इन अ बेस्ट केस सिनेरियो। तो क्या 4-5% या 6% रिटर्न के लिए आप इक्विटी का रिस्क लेना चाहोगे? यार FD कर दो। Why to take that equity risk? Because most of the dividend stocks are not growing, except few. Most of the PSU stocks पे very high dividend, 4-5% की 6% की yield दे देते हैं, लेकिन growth almost zero है। As a retail investor, अगर आपको सच में passive income create करना है, equity should not be your priority. So what should be the priority? For passive income, you can look for InvITs. Now InvIT is actually gaining momentum in India. Earlier, आज से शायद 5-6 साल पहले एक ही InvIT listed था पूरे इंडिया में, but now almost 10 to 12 InvITs are listed. कुछ प्राइवेट इन्विट्स भी है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बाय नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ मिनिमम लॉट साइज ऑफ 25,000 इन्विट्स व्हिच रिक्वायर्स अराउंड 25-30 लाख का कैपिटल, बट देयर आर मेनी, दे आर ट्रेडिंग एट 100-200 रुपीस, डिस्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 12 to 14% पर एनम। अच्छा, क्या वहां पे रिस्क है? ऑफ कोर्स प्राइस चेंज का रिस्क तो होगा, बिकॉज दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, तो डिमांड एंड सप्लाई से उनके प्राइसेस चेंज होंगे, बट क्या वो इक्विटी शेयर्स के जितने लिस्टेड है? आंसर इज नो, बिकॉज दे हैव अंडरलाइंग असेट्स। लेट्स से वन हाईवे इन्वेट, उसके पास हाईवेज है, वो हाईवे से अगले 16-17 सालों तक टोल कलेक्ट करने का पावर है, राइट्स है, तो ऑफ कोर्स वो टोल इनकम आएगी। थोड़ी वेरिएबल हो सकती है, एवरी डे यू विल नॉट सी दी सेम नंबर ऑफ कार्स मूविंग अराउंड, बट हो सकता है कि किसी वक्त ज्यादा किसी वक्त कम, on an average you will get around 10 to 12 to 14% distribution, so that's a good idea. But if you are looking for capital appreciation plus regular income, then you don't go for InvITs, then you go for REITs, because in REITs they are not they don't only have right to recover the regular income, but they own the asset. हाईवे इन्वेट्स में उसके पास खाली राइट है कि 15-16 साल वो हाईवे का टोल कलेक्ट करेगा, बाद में हाईवे गवर्नमेंट को दे देगा। रेट्स में क्या होता है कि वो लोग पूरा का पूरा बिल्डिंग खरीद लिए, पूरा का पूरा बिल्डिंग खरीद लिए, नाउ दैट लैंड ऑल्सो बिलोंग टू दैट रेट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लैंड इज समथिंग जिसका वैल्यू जनरली कभी डिप्रिशिएट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो जो लैंड अप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा, प्लस वो बिल्डिंग में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, लेट्स से गूगल, मेटा, एवरी अदर बिग कंपनीज कमिंग इन इंडिया, वो लोग यहाँ पे ऑफिस रेंट पे ले रहे हैं, तो उसका रेंटल इनकम भी मिलेगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं एक घर खरीद लूंगा और उसको रेंट पे दे दूंगा, दैट रेंटल यील्ड इज ओनली 2 to 3%, रेसिडेंशियल में कोई बनता नहीं। बट हियर बिकॉज इट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेट्स में आपकी रेंटल यील्ड 5 to 6% हो जाती है। And the most important thing, if you want to buy a house property in, let's say, area like Mumbai, you at least require 3-4-5 crore rupees, correct? उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते। तो as a retail investor who only wants to invest 20-30,000, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग लोन पे दूसरा घर लेते हैं, so they are paying double EMI, and they are thinking आज से 15 साल बाद मेरे पास 2 घर हो जाएंगे। But what about this 15 years? आपने ये पूरे 15 साल EMI भर के वेस्ट कर दिए।
नाउ व्हाई आई एम सेइंग वेस्ट, तो बोलेगा सर 15 साल में मेरा एक घर तो बन गया ना, बट दैट इज नॉट एक्चुअली अ वेल्थ यू हैव क्रिएटेड। एक 50 लाख का घर बना के आपने क्या कर लिया 15 साल में? यू कुड ओनली बिल्ड अ 50 लाख रुपीस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो नॉट सेलेबल इजीली। सो बेटर ये है कि आप रेट्स में पैसे लगा दो। यू कैन इन्वेस्ट विद 500, 1000, 2000, देयर आर ऑलमोस्ट 6 to 7 rates listed in India now, paying a good distribution yield of 5 to 6%. So as a retail investor मैं हमेशा बोलता हूँ don't stuck to old age investment. इक्विटी 20-25-50 साल से चलते आ रहा है और लोगों को वही पता है, बट देयर आर मेनी अदर इनकम सोर्सेज जहां से वो लोग रेगुलर कमा सकते हो। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज आल्सो वन ऑफ द असेट क्लास जो बढ़ रहा है। ओके, corporate bonds में they can also get around 10 to 12% return. Of course there are some bonds giving 14-15%, but they are risky, I'll not suggest them. तो ऐसे बहुत asset classes है, but now what happens, retail investor आएगा कहीं पे भी पैसे लगा देगा और फिर अगर पैसे ऊपर नीचे हो गए they'll say no, this asset class is not good. So I always suggest कि जैसे आप दवाई डॉक्टर को पूछ के ही लेते हो ना, तो वैसे इन्वेस्टमेंट भी किसी एडवाइजर को पूछ के करो, because that will help you to save your money. आपका हार्ड अर्न मनी है, चला जाएगा तो आप क्या करोगे? बेटर है किसी से एडवाइस ले लो। सो देयर आर मेनी सच सोर्सेज जिससे लोग पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। Those are few of them which retail investor can actually go with. जब हमने पहले बात किया था, you said that if you have 100 rupees का active income, 60 rupees comes from your passive income. How did all of this begin? आपने कैसे कैसे अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाया and what are the passive income streams that you have today? मुझे हमेशा लगता है कि अगर मुझे सच में अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, मे बी 100 करोड़, मे बी 500 करोड़ और समथिंग लाइक दिस, सो आई हैव टू बिल्ड अ बिजनेस. So I always give highest priority for my time, not for money. Currently also we are into wealth management जहाँ पे मेरा time ज़्यादा required होता है, and I consider time as most valuable asset for me. Almost every rich person says the same thing, but people are not able to identify why. क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह ने एक बार कहा था कि अगर एक इंसान अपनी पर मिनट, पर आवर या पर डे इनकम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना तो शायद वो दिन का 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करेगा. माई सेकेंड ऑलवेज नॉन नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट इज पैसिव इनकम. ऐसी जगह पे पैसा लगाओ जहां पे मेरी इन्वॉल्वमेंट के बिना पैसा बनना स्टार्ट हो जाए. सो इट माइट बी इक्विटी, इट माइट बी डेट, इट माइट बी इन्वेट्स, रेट्स, रियल एस्टेट, एनीथिंग जो जिसको समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल पीयर टू पीयर लेंडिंग गिव्स मी अ पैसिव इनकम, इन्वेट्स गिव्स मी पैसिव इनकम, few other investment जहाँ से मैं involved नहीं हूँ but my investments are working there. For example AIF, they are giving me returns. मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, there are fund managers, they are working for me. So almost जितना मैं कमा रहा हूँ उसका 60% मेरे को वहीं से आ जाता है. And then rest of the 40% comes from my business and other activities. उसमें भी मैं ऐसे रखता हूँ कि जहाँ पे मेरी इन्वॉल्वमेंट कम हो सके. I want to build business. बिजनेस में मेरा मेन इंटेंशन ही इनकम कमाने का नहीं हो सकता है कि बिजनेस इज मोर वैल्यूएबल देन माय पैसिव इन्वेस्टमेंट सोर्सेस, बट आई एम नॉट टेकिंग आउट दैट मनी. नाउ लेट्स अज्यूम कि एक इंसान को बोनस में 10 लाख रुपीस मिलते हैं. नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या उन्हें लमसम में एक बारी में उसको मार्केट में डालना चाहिए या स्टैगर्ड तरीके से एसआईपी के थ्रू उसको मार्केट में डिप्लॉय करना चाहिए? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स से समवन गॉट 10 लाख रुपीस टुडे. मान लेते हैं कि आपको 10 लाख रुपए का बोनस मिल गया एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि भाई ये कहाँ इन्वेस्ट करूं. एक चीज तो क्लियर है, डायरेक्ट इक्विटी में पैसे नहीं डालने बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स वेरी रिस्की एंड यू आर लाइक कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज योर प्रायोरिटी. अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो म्यूचुअल फंड में आप लमसम पैसे इन्वेस्ट कर दो, आपने या आपके दोस्त ने कुछ 4-5 अच्छे फंड एनालाइज किए एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन, या फिर आप एक स्टैगर्ड वे फॉलो करो. सो पहले मैं आपको स्टैगर्ड वे समझाता हूँ. अज्यूमिंग दैट कि आपने वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए ऐसे एसेट क्लासेस में जो आपको रेगुलर इनकम दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इन्वेट्स जहाँ पे 10-12% का एनुअल रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एट 12% टू मेक दिस वेरी सिंपल. आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मे बी इन इन्वेट्स, अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेट और फ्यू बॉन्ड्स वेयर द एनुअल यील्ड इज 12%. पर मंथ आपका हो गया 1%. 10 लाख के ऊपर आपको हर महीने 10,000 रुपया मिल रहा है एंड योर प्रिंसिपल इज एज इट इज. आपका प्रिंसिपल तो वो सेफ ही पड़ा है, उसमें कुछ हुआ नहीं है. ये आपको एडिशनल इनकम मिल रही है. एवरी मंथ यू आर गेटिंग 10,000 रुपीज एज इंटरेस्ट इनकम. ठीक है. नाउ आप ये 10,000 को एसआईपी कर देते हो, अज्यूमिंग 15% CAGR रिटर्न फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स. आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ बन जाएगा इन जस्ट 20 ईयर्स.
इन 30 years 5 करोड़ के भी ऊपर। मतलब अगर आपने ये सेम सिस्टम 30 साल तक कंटिन्यू किया, 5 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस है, ऑलमोस्ट अराउंड 5.2 5.3 करोड़। नाउ व्हाट इफ हम लमसम इन्वेस्ट करते, क्योंकि लोग बोलेंगे सर हमने तो 15% का रिटर्न लिया तो लमसम डालते तो शायद ज्यादा रिटर्न बनता। ऑफ कोर्स ज्यादा रिटर्न बनता, कितना बनता? अगर आप वही 10 लाख रुपए डायरेक्ट लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते, अज्यूमिंग सेम 15% रिटर्न, 20 साल में 1.6 करोड़ बनता। देयर वी मेड 1.3 करोड़ प्लस 10 लाख रुपीस जो कैपिटल है, इट्स ऑलमोस्ट 1.4 करोड़। यहाँ पे 1.6 करोड़, 20 लाख का डिफरेंस है। नाउ पीपल विल से नहीं 20 लाख ज्यादा कमाना है तो लमसम इन्वेस्ट करो। बट माय क्वेश्चन इज, अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया, अगले 2 साल मार्केट नहीं चली, नाउ योर कैपिटल कैन बी कंपाउंडेड ओनली फॉर रेस्ट 18 ईयर्स, क्योंकि 2 साल तो मार्केट साइडवेज रह गया। बट अगर वही पैसे आपने पहले तरीके से इन्वेस्ट किए होते तो पहले 2 साल भी आपको 12% रिटर्न तो मिला होता। सो आप जब कैलकुलेटर पे नंबर्स डालते हो ना, तो आपको बहुत ही रॉन्ग आंसर मिलता है, बिकॉज यू डोंट फैक्टर इन दिस वॉलिटिलिटी एंड कंसोलिडेशन फेज। सेम अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू करते तो वहां पे 5.6 या 5.8 या मैक्सिमम 6 करोड़ तक का रिटर्न बनता लमसम में, जो कि हमारे को 5.3 के आसपास नंबर मिल रहा था। 50-60 लाख रुपए के डिफरेंस के लिए क्या मैं पूरा अभी जो 10 लाख का कैपिटल है उसको रिस्क पे डालूं? आंसर इज नो। सो आई ऑलवेज सजेस्ट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, इफ यू गेट सम लमसम अमाउंट, डोंट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इक्विटी। बेटर है आप ऐसे एसेट क्लासेस में पैसे डालो जहां से पैसिव इनकम स्टार्ट हो। वो पैसिव इनकम को एसआईपी करते रहो। 2 फायदा है, पहला एसआईपी से एवरेजिंग होता रहेगा। अगर आप पिछले 2 साल के रिटर्न्स देखोगे, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी इन्वेस्टर्स आर पॉजिटिव, लमसम इन्वेस्टर्स आर नेगेटिव, बिकॉज दे एंटर्ड एट टॉप। एसआईपी वालों के साथ वो कभी नहीं होगा। They will be entering at every single price. मार्केट यहाँ से 20% और गिरेगा ना, it is also good for SIP investor, which is not for lump sum investor. So answer is very clear. आप रिस्क मत लो। जितना आप रिस्क लेने से बचोगे उतना ज्यादा आपका कैपिटल कंपाउंड होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। Yeah, and as we speak today, how do you define your net worth? I can say कि आज जो मैंने नेटवर्थ बनाई ना, उसको मैं 2-3 तरीके से देखता हूँ। Let's say if I want to buy a real estate, for example, I want to buy a 2 BHK, a 3 BHK, or 4 BHK in Mumbai, yes, I can buy. With respect to the diversification, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरी नेटवर्थ कैसी दिखनी चाहिए। If you will see all the billionaires, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी नेटवर्थ बनाई? So everyone started slowly. They decided कि भाई उनको कुछ तो बड़ा करना है, and of course that is possible to business. So of course my net worth can be calculated based out of asset classes, जिसमें almost 50% is through my business. So of course हमारा जो पूरा content creation का business है, that is under a company, private limited company, तो उसमें I have a co-founder as well. So उसकी जो valuation है ना, that comprises almost 50% of my net worth. Okay. Then comes some AIFs. जैसे retail investor might invest in mutual fund. Similarly, few HNI clients might know AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। वहाँ पे ऑफ कोर्स रिस्क थोड़ा हाई होता है, लेकिन रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा मिलते हैं। वी कैन टारगेट अराउंड 25-30% पर एनम रिटर्न। एंड ऑफ कोर्स देयर आर few AIFs in which I have also invested, and I have seen that they have delivered around 50% CAGR over a 7, 8, 9 years period consistently. Yeah, that is also a part of my net worth, and around 20-22% of my net worth comprises in AIF. Okay. 10% of my net worth are into those assets which generally give me regular income. Okay. For example, peer-to-peer lending, InvITs, rates, etc. So I always believe कि उतना पैसा मेरे पास आते रहना चाहिए। अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ ना, तो भी मेरा घर आराम से चल रहा है। Hardly 2% into direct equities. Okay. जो कि most of the retail investors उल्टा कर दे। They mainly have 70-80% investment into direct equity. But see, what I feel is, क्या मेरे पास उतना टाइम है कि मैं जितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू बिल्ड, आई विल एटलीस्ट बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 30-40 स्टॉक्स, क्या मैं हर क्वार्टर वो 30-40 स्टॉक्स के रिजल्ट्स ट्रैक कर पाऊंगा? मे नॉट। क्या मैं हर न्यूज, हर सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज या इवेंट को ट्रैक कर पाऊंगा? शायद नहीं कर पाऊंगा। सो आई ऑलवेज बिलीव कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ना, वो उन लोगों के लिए है जो पूरा टाइम
उस पे दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनका ब्रेड एंड बटर शायद वही था. वो पूरी तरह इक्विटी में इन्वॉल्व थे. तो इट मेक सेंस कि वो अपने पोर्टफोलियो का एक लार्जर अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्टेड रखें. बट लेट्स से फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं. इसलिए मैं अपनी नेटवर्थ का 2-3% हिस्सा ही डायरेक्ट इक्विटी में रखता हूँ, एंड 2-3% आई यूज फॉर ट्रेडिंग. एंड ऑफ कोर्स माय एंड गोल फ्रॉम ट्रेडिंग इज नॉट टू मेक मनी. इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी मैं शायद साल का 20-25% रिटर्न बना रहा हूँ ऑन एन एवरेज बेसिस. किसी साल 40-50 बन जाता है, फिर से कम हो जाता है, बट एवरेज 20-25% बनता है. ट्रेडिंग में ये रिटर्न शायद 50-60-70% भी जा सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू रिस्क माय कैपिटल. एंड देन फ्यू सिस्टम्स जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि और पैसिवली पैसे बनाऊं. So I keep on identifying those systems. For example, recently I seen some systems. लोगों ने सुना भी होगा एल्गो ट्रेडिंग. उसमें हम लोग ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप की है विच कैन गिव मी अ पैसिव इनकम. मुझे कुछ करना नहीं है, आई जस्ट कीप द मनी, मेरे ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, ऑटोमेटिकली ट्रेड हो रहे, पैसे बनते जा रहे. सो आई कीप सम कैपिटल टू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, एंड आई एम ओके टू लूज दैट कैपिटल, 1-2% ऑफ माई नेटवर्थ. बट मैं अगर करूंगा नहीं तो मुझे नई चीजें नहीं मिलेगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि मेरे को पैसिव इनकम आ रही है, आई कैन एक्सपेरिमेंट. 1-2% इज इनटू कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो इमरजेंसी में काम आ जाए. ओके. एंड अगर जब हमारी ऑडियंस पूरा पॉडकास्ट देखती है, although I think उनके पास मल्टीपल चीजें हैं सीखने के लिए, but if they take away only one lesson from this entire conversation, what would you want that to be? See, I'll give a very harsh kind of lesson. Only money makes money. लोगों को लगता है कि भाई पैसा कैसे बनाऊं, तो यार पैसा ही पैसा बना सकता है. And that's the reason you always see rich is getting richer. Reason उनके पास उतना पैसा है कि वो अपने आसपास चीजों को या सिस्टम को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करके पैसे बना पाते हैं, या फिर वो चीजों को समझ पाते हैं और वो पैसे बना पाते हैं. तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट करके और पैसे बना लोगे. बट नाउ समवन विल से सर आई डोंट हैव मनी, कहीं से तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा ना. देन स्किल्स कैन मेक मनी. अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप स्किल्स लो. इफ यू गेट गुड स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर बन गया तो ऑफकोर्स मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छा लॉयर बन गया तो मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ. मैं अच्छा वेल्थ मैनेजर बन गया, मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ. मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन गया, मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ. तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को स्किल सीखनी पड़ेगी, विच आई एक्चुअली डिड. मेरे पास पैसे नहीं थे टू स्टार्ट विद, बट आई लर्न सो मेनी स्किल्स. वहां से मैंने छोटा मोटा बिजनेस किया, इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया, एंड देन आई मेड मनी. नाउ समवन विल से सर मेरे पास स्किल भी नहीं है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोग सीखना नहीं चाहते, टाइम नहीं है. There are many people who actually want to be rich. There are many people जो अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना चाहते हैं. अब उनको लगता है कि हाँ मेरे को एक स्किल चाहिए, लेकिन स्किल आएगी कहाँ से? बिकॉज स्किल के लिए आपको सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, टाइम लगेगा. वो ऑलरेडी अपनी जॉब में ऑक्यूपाइड हो चुका है, जिसके पास टाइम है ही नहीं. वो चाहता है अपग्रेड करना, लेकिन कर नहीं पा रहा है. बॉस उसको पूरा दिन काम करवा रहा है, घर में आके एग्जॉस्ट हो जा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है. देन ओनली हार्ड वर्क इज द ऑप्शन. सो आई सिंपली फॉलो मनी मेक्स मनी. इफ यू डोंट हैव मनी, देन स्किल कैन मेक मनी. नाउ इफ यू डोंट हैव स्किल्स, देन ओनली हार्ड वर्क कैन मेक मनी. आपको मेहनत कर करके पैसे कमाने होंगे, कॉर्पस क्रिएट करना होगा, और फिर जाके वो पैसा और पैसे बनाएगा. आई हैव सीन पर्सनली दोस पीपल, पूरी 30 साल 40 साल जॉब किया, तब जाके 1.5 करोड़ 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया. बट ओके, ठीक है, अब वो 2 करोड़ से वो आराम से SWP करके रिटायर हो सकते हैं. सो माय पॉइंट इज के आइदर वे यू विल हैव टू स्टार्ट. आप तीनों में से एक चीज लो और पैसा बनाना स्टार्ट करो. एक बार तो ऐसा बनेगा कि यू विल बी एबल टू जनरेट दैट कॉर्पस, एंड देन मनी विल अगेन मेक मनी. Thank you so much, Harsh, for coming here. A very different conversation in the sense कि बहुत सारे नए terms सुनने को मिले जो generally मैं नहीं सुनती हूँ. So thank you for giving us your time today. Yeah. And you too, I'm sure you've learned something new in this conversation. What was it? You let me know in the comments. Now I will see you in the next episode of the Net Worth Show. So take care until then.